शिक्षा को हमारे मूलभूत अधिकारों में शामिल कर दिया जाना चाहिए। हालांकि उस वक्त उनकी वो बात मानी नहीं गई और 70 साल लग गए हमको बाबा साहब की उस बात को आज मानने में। तो अभी भी हम माने ही हैं, काम नहीं कर रहे। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, हम बहुत बड़ी बड़ी जीडीपी की बात करते हैं, इतनी ग्रोथ हो गई, लेकिन साहब स्कूल कहाँ है? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में अगर हमारे स्कूल इतने घटिया हैं जैसे हमारे दिख रहे हैं, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी किस बात की है यार? आप स्कूल बनाओ, स्कूल से देश खड़ा होगा। आप कॉलेज बनाओ, कॉलेज से देश ऊंचाई छुएगा। आज दुनिया में जितने भी देश आप देखते हैं, तरक्कीशुदा देश हैं, आप जिनको इंस्पायर करते हैं, जहां जाने का सपना हमारा यूथ बैठा है ये देखता है, उन देशों की ताकत ही है कि उनके स्कूल शानदार हैं, उनके कॉलेजेस शानदार हैं। वहां की सरकारों ने यह सुनिश्चित किया है कि अपने हर बच्चे के लिए, और मैं दोहरा रहा हूं, कुछ बच्चों के लिए नहीं, अपने हर बच्चे के लिए शानदार और फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की है। उसके बाद वो देश वहां पहुंचे जहां हम आज उनको देख रहे हैं। लेकिन जब आप शिक्षा की बात करते हैं, अब दोनों बातें हो सकती हैं, क्योंकि इसमें काम अच्छा हुआ है इसलिए टारगेट हो रहा है, या ये भी हो सकता है कि एक हवा बनाई गई है तो क्यों ना उसकी हवा निकाली जाए। इसकी असलियत क्या है ये आप बताएंगे। जब ये कहा जाता है कि 80% स्कूल ऐसे हैं जहां पर प्रधानाचार्य ही नहीं है, 1/3 ऐसे हैं जिसमें उप प्रधानाचार्य भी नहीं है, एडहॉक के टीचर से काम चलाया जा रहा है। 500 स्कूल बनाने की बात की गई थी, 16 तो बंद कर दिए गए। फिर किस तरीके का रोल मॉडल है ये दिल्ली का एजुकेशन मॉडल? देखिए, ये स्कूल में प्रधानाचार्य हैं या उप प्रधानाचार्य स्कूल चला रहे हैं, ये काफी हद तक अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कब्जा कर रखा है 2016 तक। हमने यूपीएससी में इतनी रिक्वेस्ट भेज रखी है, हम चिट्ठी लिख लिख के थक गए यार। केंद्र सरकार ने दिल्ली में नियुक्तियों की जिम्मेदारी ले रखी है, हमको प्रिंसिपल तो दे दो, प्रिंसिपल तो दे दो। 7 साल हो गए प्रिंसिपल अपॉइंट ही नहीं कर रहे। गुजरात में देख लो, 11 साल से अपॉइंटमेंट नहीं हो रहे। तो अपॉइंटमेंट करना उनकी जिम्मेदारी थी, ये उनका फेलियर है। लेकिन हमने उप प्रधानाचार्य के दम पर भी सरकारी स्कूल इतने शानदार चला के दिखा दिए कि आज प्राइवेट स्कूलों को मात कर रहे हैं। प्राइवेट 3 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों से निकल निकल के गवर्नमेंट स्कूलों में आए हैं। आज गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, धोबी का बच्चा, प्रेस वाले का बच्चा, रिक्शा चालक का बच्चा, दिहाड़ी मजदूर का बच्चा आज आईआईटी में पढ़ रहे हैं, नीट में, एम्स में पढ़ रहे हैं, नीट का एग्जाम देके। जिस महिला को 5,000 रुपए, मेड, एक घर में काम करने वाली महिला, अभी मैं मिला उसकी बेटी से, 5,000 रुपए महीने की दिहाड़ी, महीने पे काम करती है घर में मेड। अभी उसकी बेटी एम्स में दाखिल हो रही है, सरकारी स्कूल में पढ़ के, अरविंद केजरीवाल जी के बनाए हुए। वहां 5 साल के अंदर अंदर वो 5 लाख के पैकेज पे जाएगी। उसके बाद देखना 5,000 रुपए पे कमाने वाली महिला। तो आज दिल्ली में ये काम हो रहा है। आप आइए तो सही दिल्ली के स्कूलों में। और ये जो अभी भारतीय जनता पार्टी ने, अभी चहल साहब वाला वाकया बड़ा चर्चित हो रहा है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी से बात करने की कोशिश की, उन्होंने जवाब नहीं दिया। इन्होंने एक्चुअली ये पूछा था कि आप ये बताइए आप कितनी जगहों पर गए हैं स्कूलों में दौरे में पिछले 7 सालों में, और विधायक निधि से कितना पैसा जाता है स्कूलों का, ये जवाब दीजिए। आरटीआई लगाकर ये पूछा, इसका जवाब ही नहीं दिया मुख्यमंत्री ने, कहते हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि उनसे पूछो भाई स्कूल क्यों बनाए, क्यों नहीं बनाए, अस्पताल क्यों नहीं बनाए, गुजरात में स्कूल अस्पताल क्यों नहीं बनाए, तो वो अरविंद केजरीवाल जी को किसी मीटिंग में बैठा के वहां बदतमीजी करेंगे, कहीं रास्ते में जा रहे होंगे वहां गुंडागिरी करेंगे। हम कहते हैं स्कूल स्कूल, वो कहते हैं गाली 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 गाली। बदतमीजी करते हैं, गुंडागिरी करते हैं आजकल ये लोग, इसी पे उतरे हुए हैं हर तरफ। तो यहां जब आप आए हैं, इस बैकग्राउंड के साथ आप यहां आए हैं, हालांकि एक और बैकग्राउंड है, उसका भी जिक्र मैं आगे करूंगा, लेकिन गुजरात में आप क्या करने आए हैं? क्या आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की तरफ जो एक क्राइटेरिया है वो फुलफिल करने के लिए आप यहां आए हैं, या कोशिश करने में क्या हर्ज है, चलिए गुजरात में भी कोशिश करें इसलिए यहां आए हैं, या आपको कुछ दिखाई दे रहा है चुनाव में रिजल्ट्स के हिसाब से जिसके लिए आप यहां आए? देखिए, मैं एक भारतीय हूं और सच्चा भारतीय हूं। मुझे जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि 5 साल के अंदर अंदर हमारा देश दुनिया में नंबर 1 कंट्री बन सकता है, लेकिन उसको नंबर 1 बनाने का रास्ता केवल स्कूलों से आता है और कॉलेजेस से आता है। अगर हम ये सुनिश्चित कर लें एक जनरेशन के तौर पे कि हम सब कुछ छोड़ के 5 साल ये सुनिश्चित करेंगे कि अपने हर बच्चे को शानदार एजुकेशन देंगे, उसके बाद देश को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मुझे यहाँ आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय होती, अंतर्राष्ट्रीय होती, राज्य की होती, इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे इस बात से मतलब है कि आज गुजरात की जनता स्कूल का इंतजार कर रही है,
आज गुजरात की जनता ये कह रही है जी 27 साल से हम भारतीय जनता पार्टी को देख रहे हैं, इन्होंने बातें तो बड़ी बड़ी की, स्कूल बड़े नहीं बनवाए। इन्होंने बातें तो बड़ी बड़ी की, अस्पताल नहीं बनवाए। तो स्कूल बनवाने के लिए, अस्पताल बनवाने के लिए, हर आदमी के बच्चे, गुजरात के हर बच्चे को शानदार एजुकेशन देने के लिए मैं इस चुनाव को एक अवसर के रूप में देख रहा हूं, और वहीं से मेरा देश मुझे नंबर वन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तो बहुत सारे लोग गुजरात में ये भी कहते हैं कि मनीष सिसोदिया का जो काम है एजुकेशन का, वो हो सकता है कि यहाँ पर करें, लेकिन क्या गुजरात मॉडल जिसको देश के सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय फलक पर अपनी जगह और पहचान बनाई, उस गुजरात मॉडल में भी क्या कोई ऐसी खामी है जिसको आकर मनीष सिसोदिया दूर करेंगे? नहीं, मनीष सिसोदिया की कोई औकात नहीं है, लेकिन गुजरात के लोगों की औकात है गुजरात मॉडल की खामियां बताना। और आज गुजरात के लोग बता रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, 4 महीने पहले मुझे गुजरात के लोगों ने कहा कि साहब आप गुजरात के स्कूल देखने चलिए। तो मुझे भी लगा कि यार गुजरात में स्कूल तो 27 साल से भारतीय जनता पार्टी है, कुछ एक मिनिमम स्टैंडर्ड तो तय कर ही दिया होगा स्कूलों का। मेरे मन में दिनेश भाई सकुचाहट थी थोड़ी सी, लेकिन जब यहां के लोगों ने मुझे कहा नहीं आप आइए तो सही, हम दिखाएंगे आपको गुजरात का सच, गुजरात के स्कूलों का सच। मैं गया तो मैंने हाँ की, तो यहां के लोग बोले जी आप शिक्षा मंत्री के इलाके में चलिए, आप दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, हम आपको गुजरात के शिक्षा मंत्री के स्कूल दिखाना चाहते हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र के। फिर मुझे मन में डर लगा कि यार मरवाओगे, शिक्षा मंत्री के स्कूल होंगे। मैंने अपनी विधानसभा, वैसे मैंने सारी दिल्ली के स्कूल ठीक किए हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरा लालच रहता है कि पटपड़गंज के स्कूल थोड़े और ठीक हो जाएं दिल्ली के मुकाबले। तो मुझे लगा कि यार गुजरात के शिक्षा मंत्री ने अपनी विधानसभा में स्कूल तो शानदार कर रखे होंगे, ये लोग मेरे को खिंचवाना चाहते हैं वहां पे। मैं फिर भी गया, इन पे भरोसा करके गया, और यकीन मानिए जैसे 8-10 महीने से इस कमरे को बंद कर दो, इसमें मकड़ी के जाले लग जाएंगे चारों तरफ, कबाड़ खाना बन जाएगा। ऐसे ऐसे स्कूल मैंने गुजरात के शिक्षा मंत्री के शहर में देखे, जामनगर में टूटे फूटे स्कूल, खंडहर स्कूल। मुझे यकीन नहीं हुआ कि गुजरात में, और ये मैंने नहीं देखे, आपके अभी टीवी चैनल के पत्रकारों से पूछो, वो भी गए थे साथ में, यहीं अहमदाबाद से मेरे साथ गए थे। सारे दिन इन्होंने यहां से पत्रकारों ने दिखाया था कि देखो गोपाल भाई इटालिया बैठे, ये गए थे मेरे साथ में। कैसे टूटे टूटे स्कूल। यार हम कौन से युग में जी रहे हैं? 75 साल बाद अगर हम गुजरात में, देश में 27 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन के बाद गुजरात के शिक्षा मंत्री के इलाके में इतने घटिया सरकारी स्कूल देखने को मजबूर हैं, तो क्या मजबूरी है हमारी? और वो भी उस गुजरात में जहां से देश ने तालीम की बात करना सीखा है, जहां से गांधी हुए जिन्होंने देश को नई तालीम दी, जहां, और मैं गांधी जी के आगे एक और व्यक्ति को बहुत मानता हूं गुजरात के, गीजू भाई। मैं शिक्षा पे काम करता हूं, शिक्षा के बारे में पढ़ता हूं। गीजू भाई ने देश को ही नहीं, सारी दुनिया को प्राइमरी एजुकेशन कैसी शानदार हो सकती है और कितनी अच्छी हो सकती है उसका एक खाका दिया है, रोल मॉडल दिया है सारी दुनिया को। सारी दुनिया गीजू भाई की किताबें पढ़ पढ़ के, उनका विजन देख देख के प्राइमरी मॉडल एजुकेशन डेवलप कर रही है। और यहां शिक्षा मंत्री के इलाके में प्राइमरी स्कूल कबाड़ खाने बने हुए हैं। मुझे तो बहुत दुख हुआ, मुझे बड़ा तरस आया कि यार क्या कर रहे हैं इन बच्चों से, इनकी क्या दुश्मनी है? दुश्मनी निकाल रहे हैं ये लोग उन बच्चों से। तो क्या ये इसको बेनिफिट ऑफ डाउट आप इस बात का देते हैं कि वहां की कई बार दिल्ली की तस्वीरें आती हैं जहां मोहल्ला क्लिनिक के आसपास हम गंदगी जमा देखते हैं, या लोग ये कहते हैं कि पोटा केबिन में देखिए अभी तक स्कूल चल रहा है, ये तो कह रहे थे कि स्कूल बना देंगे। तो क्या आप ये संदेह का लाभ देते हैं कि इस तरह की गुंजाइश दूसरी जगहों पर भी हो सकती है, वहां भी सुधार हो सकता है? नहीं हो सकता है, लेकिन अभी मैं 6 दिन, मुझे नॉर्थ गुजरात के लोगों ने बुलाया, मेहसाणा से अंबाजी तक, वहां भी लोगों ने खूब स्कूल दिखाए मुझे। मैंने अस्पताल देखा, मैं वहां गया सिद्धपुर विधानसभा में, सिद्धपुर के एक यूथ आ गए मेरे पास में, बोले जी हमारे यहाँ हॉस्पिटल देखने चलिए। मुझे लगा बड़ा बना हुआ कोई हॉस्पिटल होगा, उसमें खामियां दिखाएंगे, फिर एक आदमी कहेगा दवाई मिल रही है, एक आदमी कहेगा नहीं मिल रही है। मैं सिद्धपुर के अस्पताल में गया, 2013 में 70 करोड़ रुपए खर्च करके भाजपा ने एक बिल्डिंग बनवाई, बहुत शानदार बिल्डिंग है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग के रूप में देखोगे तो बड़ी 5 स्टार टाइप की बिल्डिंग है। लेकिन 2013 में 70 करोड़ रुपए वो खर्च करके जनता के, उसके बाद वहां हॉस्पिटल नहीं चल रहा, वहां तबेला भी नहीं चल रहा, वहां कबाड़ खाना बना हुआ है, दीवारें टूटने लगी हैं, घास उगाई है चारों तरफ में। क्यों बनवाई भाई? सिद्धपुर में हॉस्पिटल नहीं है लोगों के पास में, लोग रो रहे हैं हमें हॉस्पिटल दे दो, और वहां पे आप उसको बंद कर रहे हो। वहां आपने डॉक्टर पोस्ट नहीं किया, दवाई खाना नहीं खोला, आपने एक बिस्तर नहीं लगाया वहां पे। ये क्या कर रहे हैं गुजरात के साथ में? क्यों? क्योंकि इनके मॉडल में यह है कि स्कूल
सबको फ्री नहीं मिलने चाहिए, अस्पताल सबको फ्री नहीं मिलनी चाहिए, बिजली सबको फ्री नहीं मिलनी चाहिए, बिजली तो महंगी होनी चाहिए। ये इनके मॉडल में। नौकरियां, सरकारी नौकरियां होनी नहीं चाहिए, सरकारी नौकरियां होंगी तो पेपर में दलाली हो जाएगी, अपना आराम से दलाल कमाएंगे। ये मॉडल ये लोग चला रहे हैं यहाँ पे। नहीं, लेकिन ये जो एक परसेप्शन है कि आम आदमी पार्टी ने खासतौर से उनका जो शिक्षा वाला मॉडल है वो सामने रखते हैं जरूर, लेकिन जब तक वो फ्रीबीज की बातें ना करें उनकी इलेक्शन कैंपेन की गाड़ी आगे बढ़ती नहीं है। ये क्यों फ्रीबीज की बातें करनी पड़ती हैं? क्या इसका कोई विकल्प नहीं है? ये करना ही पड़ेगा, अपरिहार्य है? नहीं, मुझे लगता है ये फ्रीबी जब हम कहते हैं तो लगता है जैसे कुछ एहसान कर रहे हैं जनता के ऊपर। इस देश का गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है, और वो टैक्स इसलिए नहीं दे रहा कि मेरे से टैक्स ले लो और मोदी जी के घर में 4000 यूनिट बिजली फ्री दे देना। वो टैक्स इसलिए दे रहा है कि भाई मेरे से टैक्स ले लो, मुझे मेरी जरूरत की बिजली फ्री में दे देना, मेरे घर में बच्चा है उसको पढ़ाई फ्री में दे देना, मेरे घर में कोई बीमार होता है तो उसको दवाई की जरूरत पड़ेगी, इलाज उसका फ्री में कर देना। इसीलिए तो टैक्स देता है। टैक्स किस लिए देता है? हम कह रहे हैं नहीं, टैक्स से तो हमारे दोस्त अमीर बनेंगे, टैक्स से तो हम अपने दोस्तों के कर्जा माफी करेंगे, अपने दोस्तों को जमीनें दिलवाएंगे, और जनता के टैक्स के पैसे से जब जनता मांगेगी खोलेंगे, कॉस्ट देनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे। ये ठीक नहीं है देश। इसको लेकर एक दूसरा नजरिया भी है मनीष जी, कि टैक्स पेयर जो पैसा देता है वो कुछ एक लोगों से टैक्स लेकर उन लोगों को एक तरीके से सुविधा देना जिनको समझा जाता है कि डिप्राइव्ड क्लास के हैं, और वेलफेयर स्टेट में ऐसा होना चाहिए, अवधारणा भी है। लेकिन वेलफेयर स्टेट मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि टैक्स कुछ लोग देते हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अभी भी मैंने कहा कि इस देश का गरीब से गरीब आदमी, जब हम कहते हैं ना कुछ लोग टैक्स देते हैं तो हमको लगता है इनकम टैक्स टैक्स है। भाई साहब, आज भिखारी अगर नमक की थैली अपने घर पे खरीद के लाता है तो वो भी टैक्स दे के आता है। कोई सामान्य आदमी घर में सुबह उठ के जो टूथपेस्ट करता है ना, वो पेस्ट जो होता है उस पे भी टैक्स दे के आता है, नहाता है उस पे भी। और आज तो इन्होंने दूध पे भी टैक्स लगा दिया, दही पे भी टैक्स लगा दिया। एक मां अपने बच्चे को बाजार से 1 लीटर दूध ला के पिलाती है ना, 1 लीटर दूध सामान्यतः 3 गिलास में आता है, 1 गिलास में 1 रुपए का टैक्स देती है जनता। 1 गिलास दूध में एक मां जब अपने बच्चे को पिलाती है तो वो टैक्स दे रही होती है। ये किसी अहंकार में ना जिए कुछ लोग कि कुछ लोग टैक्स देते हैं। इस देश का गरीब से गरीब मनीष जी इस बात को हाईलाइट करना चाहते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को समझिए। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से अगर आप दोनों को मिला लेते हैं तो लगभग सारे लोग उसमें कवर हो जाते हैं जो देश के लिए टैक्स देते हैं। लेकिन फिर सवाल यह है कि क्या वेलफेयर स्टेट में उन लोगों की संख्या स्थायी बनी रहनी चाहिए जिनको वो लाभ मिले, जो 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 मुफ्त कह लिए जाए, फ्री कह लिए जाए, या कह लिया जाए कि जिनका ध्यान रखा जा रहा है वेलफेयर स्टेट में, या ऐसे लोगों की तादाद क्रमशः कम होनी चाहिए और इस तरह के वादे क्रमशः कम होने चाहिए इलेक्शन दर इलेक्शन? नहीं, मुझे लगता है ये अब वेलफेयर स्टेट एक किताबी शब्द है। मुझे लगता है दुनिया के हर देश में, हर सोसाइटी में, हर सरकार को यह करना चाहिए कि गारंटी लेनी चाहिए, जैसे केजरीवाल जी गारंटी ले रहे हैं कि देश में पैदा होने वाले हर बच्चे को फ्री शानदार एजुकेशन सरकारी स्कूलों में मिलनी चाहिए। ये गारंटी लेनी चाहिए। ये गारंटी लेनी चाहिए सरकारों को कि हम अपने देश के हर नागरिक का इलाज की व्यवस्था फ्री करेंगे, सरकारी अस्पताल करेंगे, उसको प्राइवेट अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहने देंगे। प्राइवेट अस्पताल खुलवाइए, प्राइवेट स्कूल खुलवाइए, फिर भी किसी को शौक है। जैसे आज दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो खाली वेलफेयर पे नहीं चल रहे, वो विजन पे चल रहे हैं। ये एक बड़ा विजन है कि आप देश के हर बच्चे को शानदार शिक्षा दीजिए। ये एक बड़ा विजन है कि आप देश के हर व्यक्ति को शानदार इलाज दीजिए, मुफ्त में दीजिए। ये बड़ा विजन है, ये इस पे काम होना जरूरी है। आज हमसे गलती यही हुई है। 75 साल में अगर आप मुझसे पूछें कि आजादी के इतिहास में हमारी सबसे बड़ी गलती क्या हुई है, यही हुई है कि हमने देश के हर बच्चे को फ्री और शानदार एजुकेशन सुनिश्चित नहीं की। हमने IIT बनवाए, लेकिन हमने कुछ बच्चों के लिए बनवाए। हमने IIM बनवाए, हमने कुछ बच्चों के लिए बनवाए। हमने बाकी बच्चों के लिए इतने घटिया इंस्टीट्यूट बनवाए जहां से निकल के, अभी राघव चड्ढा जी बात कर रहे थे कि वो MA और PhD की डिग्री लेके बेचारा चपरासी की लाइन में खड़ा होता है। हमने बाकी के लिए ऐसी बनवाए। ये नहीं चाहिए। तो इसमें अभी आपने बिजली को लेकर बात नहीं कही। बिजली भी है। बिजली को लेकर देखिए, अब ये यूरोपियन कंट्रीज में भी सोशल सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं तो ये एजुकेशन की बात होती है, साथ में चिकित्सा की बात होती है। लेकिन बिजली तो हम देख रहे हैं, इधर यूपी का चुनाव हो तो बिजली, उत्तराखंड का चुनाव हो बिजली, पंजाब का चुनाव हो बिजली, गुजरात का चुनाव हो बिजली। देखो, बिजली आज के दौर की एक बड़ी जरूरत है। आप हाथ में मोबाइल दे रहे हो सबके, आप सब कुछ जिंदगी में घर में पंखे से लेके और सारी सुविधाएं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वो बिना बिजली के संभव नहीं है। जैसे किसी समय शिक्षा और स्वास्थ्य
के बारे में भी बात नहीं होती, क्योंकि आज बिजली एक शहर में हो या गांव में हो, आदमी की मूलभूत आवश्यकताओं में बन गई है। उसको आपको मिनिमम यूज की बिजली, लग्जरीज पे वो जो खर्च करे उसके लिए फिर पे करता रहे, लेकिन जिंदगी जीने के लिए एक घर में बल्ब जलाए ताकि बच्चा पढ़ सके, एक पंखा चल सके ताकि गर्मी में थोड़ी राहत मिल सके, इतनी बिजली तो उसको फ्री देनी चाहिए और सरकार को देनी चाहिए। अब उस एक्साइज पॉलिसी का जिक्र करते हैं जो आपको इस समय जाहिर है आपके दिमाग में भी एक हिस्सा उस पॉलिसी से रिलेटेड चीजों की एक्टिविटीज का काफी घिरा रहता होगा। क्या देखते हैं आप इसको लेकर, और खासतौर से जब ये, क्योंकि कहते हैं कि परसेप्शन इज द न्यू रियलिटी एंड एक्चुअल रियलिटी बेसिकली इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स। गुजरात आप आए हैं तो एक्साइज पॉलिसी वाली कितनी बातें यहां पर लोग आपसे बात करते हैं, पूछते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, मुझे तो लोग ये कहते हैं जी आपने दिल्ली के स्कूल ठीक, अभी मैं बहुत दिन बिता के गया गुजरात में, यकीन मानिए मुझसे लोगों ने कहा स्कूल देख लो, मुझसे लोगों ने कहा अस्पताल देख लो, मुझसे लोगों ने कहा यार पेपर बड़े फूटते हैं यहाँ पे, पता नहीं आप समझते हैं, आप भी दिल्ली पेपर लीकेज को पेपर फूट यहाँ पे बड़ा अच्छा, मैंने भी गुजरात में आके सुना दिल्ली में पेपर लीकेज था, यहाँ बोलते हैं गुजरात के युवा बोलते हैं उसको पेपर फूटना। 11 साल पुरानी वैकेंसीज यहाँ इसलिए खाली पड़ी है क्योंकि 10 बार अगर गुजरात सरकार ने ट्राई किया तो इन्हीं के संरक्षित दलालों ने पेपर फोड़ दिए। अब लड़का लड़की जाके तैयार होता है, माँ बाप को भरोसा देता है गांव में रहने वाले की चिंता मत करो, मैंने शहर में रह के तैयारी कर ली है, अब मेरी नौकरी लगनी पक्की है, उसके बाद ब्याह करा देना, या बहन का ब्याह करा देंगे, या आपने जो कर्ज लिया वो चुका देंगे, बस अब नौकरी लगने वाली है, 2 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। जिस दिन परीक्षा देने जा रहा है उस दिन पेपर फूट जाता है, पेपर फूटता है उसकी किस्मत फूट जाती है, उस युवा की, उस परिवार की किस्मत फूट जाती है। तो ये बात कर रहे हैं लोग आज ये बात कर रहे हैं कि दिल्ली में कैसे करके दिखा दिया, पंजाब में कैसे करके दिखा दिया कि आज बिजली फ्री मिल रही है। लोग इस बात को कह रहे हैं कि साहब आज केजरीवाल, मैं एक पूरी कर लूं, साहब आज केजरीवाल जी पूरे देश में एक ऐसे नेता हैं जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, कहने के बाद ये नहीं कहते वैसे यह जुमला था, ऐसा होता थोड़ा ही है। आपने पेपर लीकेज को लेकर जो बात कही है इसमें क्रेडिट आपको जरूर जाता है। मुझे याद है 2013 के आसपास एक लीकेज पेपर लीक की बात हुई थी, और उसके बाद अखबारों ने यह भी बताया कि आप विशेष रुचि लेते हुए पूरे सिस्टम को इंटरोगेट किया था कि कहां से लीकेज हो सकता है, और उसके बाद आपने ऐसा सुनिश्चित किया कि उसके बाद लीक ना हो पेपर, और अभी तक देखे नहीं गए वहां। तो ये आपके क्रेडिट में जाता है। लेकिन जब शिक्षा में आप ये कर रहे थे तो शराब के चक्कर में फंसने की क्या वजह थी, क्या जरूरत थी मनीष जी? देखिए, शराब के बारे में जिनकी दिलचस्पी है वो इस चीज को समझते हैं कि शराब में एक्साइज चोरी बहुत थी दिल्ली में, और दूसरे में एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि दिल्ली में तो एक्साइज पॉलिसी लागू है कि वहां इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कोई इलाके बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन के, कोई इलाके बहुत है नहीं, एक मॉल में 27 दुकानें हैं, दूसरी जगह नहीं। उसकी वजह से हूच ट्रेजेडी का बड़ा खतरा था, और मैं यहां से सुनता था यूपी में भी हूच ट्रेजेडी, तो इसलिए एक बड़ा फेरबदल किया गया। लेकिन आज भी मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि हमने एक अच्छी पॉलिसी बनाई जिससे दिल्ली के रेवेन्यू को फायदा हुआ, जिससे दिल्ली के कंज्यूमर को कोई नुकसान नहीं हुआ, उसको कोई महंगी शराब नहीं खरीदनी पड़ी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बौखला गई, वो इसलिए नहीं क्योंकि दिल्ली में कोई एक्साइज में गड़बड़ हुआ, ये बीजेपी वालों को बताया कोई गड़बड़ नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि गुजरात में गड़बड़ होने वाला है, इस बार बीजेपी की सत्ता जाने वाली है। इस बार गुजरात में बीजेपी की सत्ता की नींद उड़ी, तो उसने उनको कहा नहीं एक्साइज। जितना आप बोलो गुजरात में आम आदमी पार्टी जीत रही है और बीजेपी हार रही है, उतना ही वो जोर से चिल्लाते हैं एक्साइज। लेकिन एनालिस्ट इसको ये भी कहते हैं कि कट्टर ईमानदार की छवि लेकर चलने वाली आम आदमी पार्टी, और खास तौर से उसके जो सेनापति हैं मनीष सिसोदिया, उनके प्रोस्पेक्ट्स को, ईमानदारी वाले प्रोस्पेक्ट्स को इससे एक बड़ा ब्लॉट लगा है। क्योंकि वो ये कहते हैं, ये बताइए कि अगर उनकी नीति अच्छी थी तो उन्होंने वो जारी क्यों नहीं रहने दी, पुरानी नीति बहाल क्यों की, नंबर 1। नंबर 2, ये 2 गिरफ्तारियां हो गई हैं, हवा में तो नहीं हुई होंगी, प्रीमियर एजेंसी जांच कर रही है, कुछ तो मिला होगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई वजह न रही। आपको बताऊं मैं, हमारे आम आदमी पार्टी के 41 एमएलएज की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 41 एमएलएज की, और मेरे खुद के घर पे एक्साइज छोड़ दो, और उससे पहले भी ये लोग सीबीआई की रेड डलवा चुके हैं बीजेपी वाले, लेकिन मिलता कुछ नहीं, इनको मिलता है वही झुंझुना। तो अभी भी कुछ नहीं मिला। इन्होंने खूब तलाशी ली, मेरे घर की तलाशी ली, मेरे बीवी के लॉकर की तलाशी ली, मेरे कपड़ों की तलाशी ली, मेरे बच्चों की किताबों की, कुछ नहीं मिला इनको। बाद में अब किसी को कह रहे हैं जी हम उसके यहाँ रेड डाल रहे हैं, उसके यहाँ रेड डालते रहो, जो करते रहो, मेरा काम, मेरी मोहब्बत स्कूल बनाने से है और वो बरकरार रहेगी।
आपकी मोहब्बत अरविंद केजरीवाल को गालियां देने से है, आप वो बरकरार रखो, सच अपने आप सामने आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि देखिए, एक तो इन्होंने गलत किया और ऊपर से विक्टिम कार्ड खेलने में लगे हैं कि अब समीर महेंद्रू गिरफ्तार हो गए, विजय नायर गिरफ्तार हो गए, और अब देखिए ये अब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेंगे, राघव चड्ढा को गिरफ्तार कर लेंगे। जो अगर गलत किया हुआ है तो इनकी दाढ़ी में तिनका दिखाई दे रहा है, इनको ऐसा कहा जाए। इनका गेम प्लान ये है, इनका गेम प्लान ये है कि राघव चड्ढा को गिरफ्तार करो, या गुजरात के प्रभारी बन गए तो रोज गुजरात में घूमने लगे, ये मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करो, ये तो गुजरात में घूमने लगे, अभी मैं 6 दिन की यात्रा करके आया नॉर्थ गुजरात में, क्या जबरदस्त रेस्पॉन्स है, लोग भरोसा कर रहे हैं। इनको प्रॉब्लम ही इस बात से हो रही है कि 27 साल से भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में कुछ नहीं किया, स्कूलों पे, अस्पतालों पे, नौकरियों पे, महंगाई से लड़ने में, किसानों के लिए। अभी मैं गया कहीं पे, मुझे पास गौशाला वाले लोग आ गए, वो बोले साहब बीजेपी की सरकार 500 करोड़ रुपए बजट में लेके बैठी है, हमारी गाय मरी है। ये लोग बड़े गोभक्त कहते हैं, कभी इनको शर्म नहीं आती है कि ये 1 करोड़ रुपए भी उसमें से दे दें गो किसानों के लिए? नहीं दिए इन्होंने, सब कब्जा करके बैठे। इतने सारे दुखी हैं लोग। अभी मैं आपको एक दिलचस्प चीज कहता हूं। मैं पीछे ईसुदान भाई के साथ गया हुआ था नॉर्थ गुजरात की यात्रा में। वहां पे कहीं खाना खाया एक रेस्टोरेंट में, एक सज्जन बाहर मिले अपनी पत्नी के साथ में, कार से निकले, बोले आप लोग मेहनत करो, आपको जीतना है इस बार। मैंने कहा आपको जिताना है। उन्होंने गुजराती में कहा, माफ कीजिएगा मेरी गुजराती मुझे आती नहीं है, हो सकता है मैं गलत उच्चारण कर जाऊं, कंटाली गए छे। मैंने कहा क्या हुआ? बोले जल्दी आओ आप लोग, अभी अपन कंटाली गए छे। सही बोल रहा हूं? प्रधान भाई बाजू में बैठे हुए थे गाड़ी में, मैंने पूछा क्या बोल रहे हैं ये? बोले ये बोल रहे हैं कि हम बीजेपी से ऊब गए हैं, थक गए हैं, पक गए हैं, इनसे अब छुटकारा दिलाओ हमें। ये स्थिति है बीजेपी। अभी ये बात मैं राघव चड्ढा इंटरव्यू में भी सुन रहा था कि 37 साल से आप कोई कमीज पहन रहे हैं तो वो घिस जाती है, आप उसको बदलना चाहते हैं। कमीज में और पॉलिटिकल पार्टी की डिलीवरी में क्या एनालॉजी ड्रॉ की जा सकती है? क्योंकि अगर कुछ चीजें पुरानी होने के साथ और अच्छी होती हैं, अगर आप डिलीवरी कर रहे हैं तो सरकारें रिपीट होती हैं, यहां होगी। वजह तो सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी की 27 साल से यहां सरकार चली आ रही है, उसकी एकमात्र वजह कांग्रेस है। क्योंकि कांग्रेस 27 साल से केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ती है, खुद को जिताने के लिए तो कोई लड़ती नहीं। मुझे किसी ने, पत्रकार ने, जब मैं शुरू में आना शुरू हुआ था तो एक बड़ी अच्छी लाइन बोली, बोले आपको पता नहीं है यहां पे कांग्रेस की तो लिस्ट कमलम में बनती थी, कमलम में बनती थी, कांग्रेस के हेडक्वार्टर में कांग्रेस की टिकट की लिस्ट ही बनती थी, कमलम में बनती थी। तो ये तो होगा, 27 साल से ऐसी थोड़ी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में। अब की बार गुजरात के लोग राजनीति बदल रहे हैं। इस बार जो आपका ये है ना सत्ता सम्मेलन गुजरात, इस बार लोगों ने ठान लिया है कि इस बार के सत्ता सम्मेलन में चुनाव मुद्दों पे होगा, बीजेपी एंड नॉन एग्जिस्टिंग कांग्रेस पे नहीं होगा। इस बार एजेंडा गुजरात की जनता तय कर रही है। इस बार गुजरात की जनता तय कर रही है एजेंडा कि इस बार का गुजरात का चुनाव स्कूलों पे होगा, अस्पतालों पे होगा, नौकरियों पे होगा, महंगाई पे होगा, भ्रष्टाचार पे होगा। लेकिन अगर आपसे लोग ये भी पूछें कि ये बताइए कि आप, जैसे आपने एक्टिविज्म से जब शुरू किया, आप पॉलिटिक्स में आए, तो आपने लोकपाल की बात की थी, उसको लेकर क्या क्या चीजें चरितार्थ आपने की? या आपसे लोग ये कहें कि आपने अभी हाल ही में ये कहा था कि मुझको तो ये फोन किया गया कि तुम इधर आ जाओ और सारे गुनाह माफ और तुमको यहां हम मुख्यमंत्री बना देंगे, तो वो कौन था, उसका नाम भी बता दो। आजकल ऐसे आप शूट एंड स्कूट कर जाते हो, बोलते हो फिर बताते भी नहीं हो किसने बोला, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। तो इसका जरा जवाब दीजिए। देखिए, लोकपाल तो हमने आते ही पास किया। 2015 में जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, सबसे पहला काम अरविंद केजरीवाल जी ने कैबिनेट में किया कि लोकपाल बिल पास किया। लेकिन दिल्ली में 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे। वो पूर्ण राज्य तो छोड़ो, और कमजोर करते चले गए, और वो लोकपाल बिल अभी केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है मंजूरी के लिए 2015 से। आज पास कर दें, आज लागू हो जाएगा। लेकिन दिल्ली की विधानसभा से पास हो चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है। दूसरा, आपने ये कहा कि आपको कहा ये जब सीबीआई ईडी का सब चल रहा है आजकल, तो सीबीआई रेड के बाद कोई आए थे मेरे पास में मैसेंजर, अब आके यही बोले कि भाई देखो ये ईडी में इनको पूरी सीबीआई में फंसाने की आपको पूरी तैयारी है, आप थोड़ा समझौता कर लो, इतना ये मत करो। मैंने कहा यार क्या समझौता कर लो इन लोगों से, ये लोग कुछ काम वाम देश के लिए करते नहीं, 24 घंटे यही गाली गुफ्तार साजिशें यही करते रहते हैं। बोले जो भी है आपका कैरियर खराब कर देंगे। मैंने कहा क्या करूं बताओ? बोले आप मिल जाओ, इनसे दोस्ती रखो। तो मैं यार ये वाली दोस्ती मेरे को चाहिए नहीं। फिर वो बोले
मैं ईडी से डरता नहीं, मैं सीबीआई से नहीं, मैंने बोला कि मैं सीबीआई से डरता नहीं, मैं ईडी से नहीं डरता, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। मैं गलत किया होता तो मैं डरता। बोले पर देखो अभी टाइम है, सबको मौका नहीं मिलता है, सीएम बना देंगे आपको। मैं कैसे? तो बोले कितने विधायक तोड़ सकते हो? तो मैं भाई ये सब नहीं करने के लिए मैं आया, मैं तो स्कूल बनवाने के लिए आया था, तोड़ने के विधायक मुख्यमंत्री बनने के लिए मैं बिल्कुल नहीं आया। अभी अभी आपके राघव चड्ढा ये वादा करके गए हैं कि मनीष जी आ रहे हैं, आप उनसे नाम पूछ लीजिएगा कि किसने भेजा था, कौन बड़ा नेता था वो भारतीय जनता पार्टी का। उन्होंने वादा किया है कि मनीष जी नाम बता देंगे आज देखिए TV9 के मंच से। अब इस तरह की बातचीत कोई आके करता है तो उनसे मेरे भी संबंध होते हैं, उनके भी संबंध होते हैं, तो उस तरह के लोग ही आके करते हैं जो मैसेज लेके आते हैं। ऐसे किसी का नाम लेना ठीक नहीं है। तो पता नहीं मनीष जी अभी नाम क्यों नहीं लेना चाह रहे हैं, ये आप जानिए। लेकिन एक बात मैं और, क्योंकि तमाम गुजरात के लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं, कौन सी एक बात आप समझते हैं जो गुजरात के लोगों की आपके हिसाब से नर्व छू जाएगी, उनके दिल को छू जाएगी, और जिसकी वजह से वो आम आदमी पार्टी की तरफ देखेंगे? केजरीवाल जी की इमेज कि ये आदमी जब कुछ कहता है तो करके दिखाता है, बाद में ये नहीं कहता नहीं ऐसे ही चुनावी भाषण था, जुमला था, ऐसे तो देते ही रहते हैं। ये इमेज और छू जाएगी नहीं, ये छू गई है। मैंने खुद बहुत जगह सुना है कि ये यार केजरीवाल जी में दम तो है, एक मौका केजरीवाल को देना है। और एक बात गुजरात के लोग और जानना चाहते हैं कि अगर एक्साइज पॉलिसी के एक्सटेंशन में जो एक्टिविटीज हो रही हैं, अब उसमें आपके ऊपर वाकई गिरफ्तारी आपकी हो जाती है, तो उसको लोग क्या माने कि एक काम जो ठीक नहीं हुआ उसकी सजा मिल रही है, या उसको ये देखें कि देखिए इनके साथ पॉलिटिकल वेंडेटा सेट किया जा रहा है? देखो एक्साइज पॉलिसी का सच मैं आपको बता रहा हूं, बहुत कट्टर ईमानदारी से काम किया है और कट्टर ईमानदारी से ही काम कर देंगे। मर जाएंगे लेकिन बेईमानी नहीं करेंगे। पैसे खाने के लिए नहीं आए राजनीति में। सच इनकी साजिशों का सामने आएगा, और इस सच की दूसरी हकीकत जो है, जो राजनीतिक हकीकत है कि गुजरात के चुनाव से आज इनको डर लग रहा है। जब तक कांग्रेस थी बड़े कंफर्टेबल थे, आज अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि हमको गुजरात में चुनाव लड़ना है, तो इनको लग रहा है ये आदमी हरा सकता है। गुजरात की जनता इस पे भरोसा कर लेगी और ये आदमी हरा देगा। इसलिए पूरी टीम को सबके पीछे पड़ गए हैं अब, और इसीलिए इनका काम ही है कीचड़ उछालना, ये करना। हमको स्कूल बनाना आता है, इनको कीचड़ उछालना आता है। ये पूछते हैं कि फिर कट्टर ईमानदार लोगों में वो लोग कौन हैं जो जब घोटाला करते हैं सामने आता है तो पंजाब में नई सरकार में उनको अपने एक मंत्री को अंदर करना पड़ता है? यही तो या सबूत है। सत्येंद्र जैन अभी तक 3 महीने से अंदर है, क्या कट्टर ईमानदारी की वजह से होने के बावजूद उनको 3 महीने तक अंदर रख सकते हैं? क्या कोर्ट भी चीजें नहीं देख रही है? अगर सत्येंद्र जैन बेईमान थे तो जब जजेस के सवालों के जवाब देते ना, जजेस बदलवाने के लिए क्यों भाग गए? फिर वहां पे जजेस ने कुछ सवाल किए, ऑनरेबल जजेस ने, जजेस के सवालों के जवाब देते कि देखो जी ये रहे इसके बेईमानी के सबूत। जैसे ही जजेस ने सबूत मांगने शुरू किए, बोले नहीं 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 ये जज नहीं चाहिए, अब दूसरा जज लेके आएंगे। फिर 2 महीने की सुनवाई होगी, दूसरे जज साहब भी यही करेंगे, भाई सबूत लाओ, फिर तीसरे जज पे। ये सब तो इनका ड्रामा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, ये कीचड़ उछालने के एक्सपर्ट हैं, इनको कीचड़ उछालना आता है, इनको साजिशें करनी आती हैं, इनको गालियां देनी आती हैं। हमको स्कूल बनाने आते हैं, हमको अस्पताल बनाना आता है, हमको सरकारें प्रॉफिट में चलानी आती हैं। इनको अपने दोस्त और उनके बच्चे अमीर बनाने आते हैं, हमको आम जनता के बच्चे अमीर बनाने आते हैं। अगर पॉलिटिक्स में जैसा आप कह रहे हैं वैसा चल रहा है, तो सारे पॉलिटिक्स करने वाले लोग यही कर रहे हैं क्या? जैसा आप कह रहे हैं कि मैंने अदालत की बात की तो आपने जज बदलवाने की बात कर दी, तो पॉलिटिक्स में सब ऐसे ही चल रहा है क्या? हर एक पार्टी यही कर रही है क्या, या एक पार्टी कर रही है और आने वाले दिनों में दूसरी पार्टियों के भी उस पार्टी से, क्योंकि वो सत्तारूढ़ है, सबसे पावरफुल है, सबक ले लेने का अंदेशा है आपको? नहीं, ये इन्होंने बहुत, जैसे अभी एक अखबार में मैं नेशनल डेली में रिपोर्ट देख रहा था कि इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, वो भी विपक्ष के लोगों को सीबीआई और ईडी से परेशान करती थी, साजिशें रचती थी, लेकिन उसका रेशो शायद कुछ रिपोर्ट थी 60-40% था। अब बीजेपी का रेशो 95% 5% है। तो हो सकता है केंद्र में बनने वाली अगली सरकार ये देखे, अच्छा ये रेशो मेंटेन किया है, उसको आगे बढ़ाना है कि पीछे बढ़ाना है। पर मुझे लगता है कि लोग अब आजिज आ गए हैं, लोग ये नेगेटिव चीजें, साजिशें नहीं देखना चाहते। लोग अब ये पूछना चाहते हैं, भाई 21वीं सदी में दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के हमारे बच्चे चल सकें। आज गुजरात के, पंजाब के, दिल्ली के, देश के बच्चे कनाडा पढ़ना चाहते हैं, अमेरिका पढ़ना चाहते हैं, जापान पढ़ना चाहते हैं। वो दिन कब आएगा जब जापान में बैठे हुए परिवारों में, अमेरिका में बैठे हुए परिवारों में ये चर्चा होगी कि
इंडिया के स्कूल बड़े शानदार हैं, मजा आ जाएगा अगर हमें अपने बच्चे इंडिया में पढ़ाने का अवसर मिल जाए। आप वो सपना देखते हैं ना यार, ये सपना ठीक नहीं है। ईडी को कौन ज्यादा दुरुपयोग करेगा, सीबीआई को कौन ज्यादा दुरुपयोग करेगा, ये तो दुष्टता है। अच्छा इसमें है कि हम ये सपना देखें कि एक दिन हम ऐसी यूनिवर्सिटी खोलें कि हमारे यहां पढ़ने वाले बच्चे कहें कि अब मुझे हार्वर्ड नहीं जाना, हमारे इंडिया में हार्वर्ड से बढ़िया यूनिवर्सिटी हो गई है। और हार्वर्ड वाले शहरों में, बोस्टन में बैठे हुए परिवारों में बच्चे कहें कि अब हमें फलानी इंडिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाना है, अब हम हार्वर्ड को छोटा मानने लगे। तो यहाँ आपके इस एजेंडे को कौन सा चेहरा आगे लेकर जाएगा जिसको आप सीएम बनाएंगे? चेहरे ही चेहरे हैं, गुजरात में चेहरों की कमी नहीं है। इतना सारा युवा लोग सामने आ रहे हैं, एक से एक बढ़ के टैलेंटेड, कमिटेड। मतलब गुजरात में मैं जब आता हूं, लोग कहते हैं जब से अजय कोठियाल वाला एक्सपीरियंस हुआ है तब से आप लोग सीएम बोलने में, जल्दी बताने में घबराते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, समय आने पे बताएंगे। गुजरात की जनता के बीच से निकल के आएगा गुजरात के सीएम का चेहरा, और ऐसा व्यक्ति निकल के आएगा जिसपे पूरे गुजरात की जनता गर्व करेगी। मनीष जी बहुत धन्यवाद, आपने बहुत शुक्रिया, बहुत कीमती शुक्रिया। वक्त आपने टीवी 9 Thank you very भारतवर्ष के साथ साझा किया। बहुत धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं।